न्यूक्लियर हथियार में यूएस ने किया बड़ा अपग्रेड। B61 12 न्यूक्लियर के अमेरिका ने की सफल टेस्टिंग। वहीं F-35A से परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया है। परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही सुरक्षा सुविधाओं का आधुनिकीकरण मुख्य उद्देश्य है। तो ये बड़ी जानकारी। न्यूक्लियर हथियारों में यूएस ने किया बड़ा अपग्रेड। B61 12 न्यूक्लियर की अमेरिका ने किया सफल टेस्टिंग। F-35A से परमाणु बम का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। साथ ही सुरक्षा सुविधाओं का आधुनिकीकरण मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। तो न्यूक्लियर हथियारों में यूएस ने किया बड़ा अपग्रेड। और अधिक जानकारी के लिए हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए न्यूक्लियर हथियारों में यूएस ने किया बड़ा अपग्रेड, क्या जानकारी? जी बिल्कुल। अभी एक जो चौंकाने वाली खबर आ रही है कि यूएस ने अपने B61 जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया है। पर इसमें एक जो गौर करने वाली बात यह है कि इस बॉम्ब के अंदर वॉरहेड नहीं था, यानी जो न्यूक्लियर डिवाइस थी वो नहीं था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं हुआ। CTBT जो इसके ऐसे न्यूक्लियर टेस्ट को प्रतिबंध करने वाली चीज है उसका उल्लंघन यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसा बॉम्ब जिसके माध्यम से न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की गई। और ये भी खास एक अपग्रेड दिखाता है कि जो विमान से मारने जाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब है, जिसमें जरूरी नहीं है कोई बड़ा हो, टैक्टिकल जो छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं इन्हें टैक्टिकल वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कम क्षमता में और प्रिसाइज जो है एक जगह स्ट्राइक करने के लिए, वैसे वाला ये बॉम्ब है। और अब इसकी खासियत ये है कि इसको ये ग्रेविटी बॉम्ब है, इसके पीछे मिसाइल थ्रस्टर नहीं होता, इसको प्लेन के माध्यम से ऊंचाई से गिराया जाता है। और F-35 जो अमेरिकन वायुसेना का इस वक्त सबसे अग्रणी जहाज है उसके द्वारा इसको लॉन्च करने की टेस्टिंग की गई है, जो कि सफल भी रही। तो जहां एक और इससे किसी प्रकार की न्यूक्लियर बैन ट्रीटी का विरोध वो नहीं हो रहा उल्लंघन, परंतु देखने वाली बात है कि इस समय जब यूक्रेन रूस युद्ध और इजराइल गाजा के बीच में तनाव को लेकर पूरे विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है, ऐसे में अमेरिका के द्वारा इस प्रकार के बॉम्ब का टेस्ट जाहिर तौर पर एक चेतावनी वाली संकेत देता है। और देखें तो इससे पूरे विश्व में हथियारों की होड़ में एक और स्थिति आई, क्योंकि अब अमेरिका के पास एक एडवांस बॉम्ब है और अगर इसका आज परीक्षण हो गया है, आज इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, परंतु ये अब साबित हो गया कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड को और अधिक क्षमता से डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसे में रशिया को भी शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अन्य देश जो इस दौड़ में है, चाइना आज एक नया विश्व शक्ति के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, तो ऐसे में चीन के ऊपर भी दबाव होगा कि वह जी। अमनिंद्र, मैं यही पूछना चाहती थी कि न्यूक्लियर परमाणु को लेकर विश्व भर में किस प्रकार की होड़ मचेगी? जी बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें ज्यादा नया नहीं है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वही है जो पहले से चली आ रही थी। अमेरिका के पास ग्रेविटी बॉम्ब पहले भी रहे हैं, परंतु अब यह है कि उनके पास एक और उच्च क्षमता वाला बॉम्ब होगा जिसको F-35 जहाज के थ्रू भी दागा जा सकता है। तो आप ये देखिए कुछ बड़ा बॉम्बर नहीं चाहिए, F-35 जैसा जो बॉम्बर के साथ साथ फाइटर जेट की भी क्या रखता है, ऐसे जहाज से भी इसको दागा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अमेरिकी वायुसेना की शक्ति बढ़ेगी, और जहां एक की शक्ति बढ़ती है वहीं एक असंतुलन पैदा हो जाता है। तो वैश्विक उसमें एक असंतुलन अगर पैदा होने के आसार होंगे तो जाहिर है चाइना, रूस और भारत को भी यहाँ तक अपनी शक्ति को सुधार करना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में कौन सा देश किस हिसाब से अपने डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक फायदे देखते हुए किसके साथ रहे ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे में जो तमाम महाशक्तियां हैं जिनके बदले की ओर में भारत भी शामिल है, उन तमाम को भी ऐसे नए हथियारों के साथ अब प्रयोग करने की ओर बढ़ेगी। जी धन्यवाद अवनिंद्र, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं बिहार में कल बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक है। पटना में कल सुबह 10 बजे होगी यह महत्वपूर्ण बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक के बाद राजस्थान जाएंगे नीतीश कुमार और राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपके पास है। पटना में कल सुबह 10 बजे होगी महत्वपूर्ण बैठक।
बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। और नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और बैठक के बाद राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए बिहार में बहुमत के साथ एनडीए ने चुनाव जीता है। अब ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या कुछ इसमें होने वाला है? ओवरऑल पूरा अपडेट दीजिए। जी साहब, बिल्कुल। बिहार में एनडीए ने सिर्फ बहुमत नहीं जीता, एक अभूतपूर्व बहुमत जीता है। एक लैंडस्लाइड, एक विक्ट्री यहाँ पे आई है खुद। और अगर हम देखें एक बार पुनः यहाँ पर भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है, तो एनडीए के दूसरा घटक जो है जेडीयू, वो दूसरे नंबर की पार्टी बनी है। वहीं अन्य पार्टियां जो हैं वह बहुत पीछे इनसे रह गई हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है, वह और एनडीए घटक की तीसरे नंबर की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, इनके विधायकों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत भाजपा, जेडीयू और पूरे एनडीए के लिए रही। और इतनी बड़ी जीत है कि ना सिर्फ ये उनको एक सत्ता में बिठाते हैं, बल्कि एक मॉरल विक्ट्री, एक आत्मविश्वास भी देते हैं। परंतु अब जिस जैसे कहते हैं, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इतने बड़े विधायक दल में तमाम जो विधायक जीत के आए हैं, उनको उनके क्षमता के अनुसार सत्ता के अंदर स्थान मिले, यह सुनिश्चित किया जाए, किसी प्रकार का असंतोष नहीं हो। क्योंकि जाहिर तौर पर कई ऐसे विधायक हैं जो बहुत सालों से, मतलब कई चुनावों से लगातार विधायक चुन के आते रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो उनका एक परंपरागत दावा होगा मंत्री पद के ऊपर। वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो पहली बार जीत के आए हैं, तो उनकी भी इच्छाएं होंगी कि वह उनको उसके हिसाब से कुछ कार्य मिले। वहीं ऐसे विधायक जो मुश्किल क्षेत्रों से जीत के आए, क्योंकि कई ऐसी सीट हैं जो परंपरागत रूप से राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस के पास नहीं थी, परंतु इस चुनाव में जो है वह भाजपा के खाते में आई हैं, ये जनता दल यूनाइटेड के खाते में आई। तो वहां से जो जीत के आने वाला कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उसको भी उसकी क्षमता के अनुसार कि वह मुश्किल जगह से जीता है, तो यथोचित स्थान मिलना चाहिए, ताकि उसके समर्थक जो हैं उनको ये लगे कि उन्होंने जिसको वोट दिया, तो उसके बाद उनके क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। तो तमाम जिम्मेदारी जो है वह भी भाजपा रहेगी। और इसके लिए आज ये विधायक दल की बैठक महत्वपूर्ण है। अमूमन विधायक दल की जो बैठक होती है वह मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। और जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके अंदर विधायक दल ही अपने नेता का चयन करते हैं और उसी के हिसाब से तो मुख्यमंत्री का चयन होता है। परंतु यहाँ पर चुनाव जो है तो पहले ही नीतीश कुमार, जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, उनके चेहरे पर लड़ा गया। और देखिए, लोकतंत्र की एक खूबसूरत बात कि जो पार्टी दूसरे नंबर की है और पहले नंबर की पार्टी सपोर्ट करती है, और दूसरे नंबर की पार्टी जो आती है उसका मुख्यमंत्री बनता है। और एक नहीं, कई सरकार लगातार इस तरीके से एक दौर चला आता है। तो निश्चित तौर से ये एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होनी चाहिए। वही हम बात करें बिहार के अंदर, आज जो एक और औपचारिकता पूरी होनी है वह यह है कि नीतीश कुमार जो है वह कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद इस्तीफा देंगे, तो राज्यपाल के पास राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देंगे। एक औपचारिकता है, क्योंकि अब जो एक नई सरकार का गठन होना है, जाहिर है उसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना जाना जहां तक संभावना है तय है, क्योंकि पहले ही उनका नाम घोषित हो चुका था। तो अब एक औपचारिकता बाकी रह गई है। वहीं बीजेपी के विधायक दल की बैठक में भी मुख्यमंत्री से ज्यादा मंत्री पद कितने और सत्ता में क्या भागीदारी रहे, इस पर चर्चा होगी। बिल्कुल, धन्यवाद अवनिंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में मदीना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और टैंकर की टक्कर में 42 भारतीयों की मौत हुई है। उम्राह के लिए मदीना गए 42 भारतीयों की मौत हुई है। सड़क हादसे में मरने वालों में हैदराबाद के कई लोग बताए जा रहे हैं। साथ ही हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर दुख जताया है। तो देखिए, काफी बड़ा हादसा हुआ है सऊदी अरब में, जहां हमारे भारतीय मूल के 42 लोगों की मौत हुई है। और इस हादसे पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना दुख जताया है। मरने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, इसलिए यह हादसा काफी दुखद
बस और टैंकर की टक्कर हुई थी, जिसमें भारतीय मूल के 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें वहीं फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की आतंकी शाहीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं। तीनों पदों पर पासपोर्ट बनवाए गए थे। कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद के पदों पर पासपोर्ट बनाए गए थे। 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है आतंकी शाहीन। शाहीन अपने भाई परवेज की मदद से फंडिंग जुटा रही थी। वहीं शाहीन पर कश्मीरी मूल के डॉक्टर से संपर्क कर फंडिंग जुटाने का भी जिम्मा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को समन, वहीं अल-फलाह के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को समन दिया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह पर 2 एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ा अपडेट आतंकी शाहीन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां शाहीन को लेकर यह खुलासा हुआ है कि शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं और ये पासपोर्ट तीनों पतों पर बनवाए गए हैं। कानपुर, लखनऊ, फरीदाबाद के पतों पर ये पासपोर्ट बनाए गए हैं। तो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए आतंकी शाहीन को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी जी स्नेहा, मैं जिस तरीके बता दूं, जो खुलासे दिन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें एक खुलासा ये भी हुआ है, जो शाहीन थे, शाहीन के पास से 3 पासपोर्ट मिले हैं और तीनों पासपोर्ट, पहला कानपुर, लखनऊ और फरीदाबाद, तीनों अलग अलग पते हैं और वहां से उन पास पासपोर्ट मिले हैं। शाहीन जो है 6 बार विदेश यात्रा कर चुकी है, उसमें से तो 3 बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी है। और मैं बता दूं, जिस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को रचा जा रहा था, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि जो वहां पर पेशेंट दिखाने के लिए आते थे, उनको निशाना बनाया जाता था, उनको पास करीबी अब बढ़ाई जाए मंत्री का फायदा उठाकर उनको नौकरी दिलवाई जाती थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, फिर उनसे सारा काम इसमें अंजाम दिया जाता था। जी संदीप, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि शाहीन का ये जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये 3 पदों पर पासपोर्ट बनाया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, 3 पासपोर्ट को बनाने का सीधा कारण सामने आ रहा है कि उनको कोई एक बड़ा जो धमाका करने का अंजाम देना था, उसको लेकर ये 3 पासपोर्ट बनाए दिए गए थे। उनकी जो साजिश थी, तीनों बार जो पाकिस्तान में बैठे हुए बड़े आदमी थे, तो उनसे मिलना था, उनके साथ वो साजिश रचना था, उसको लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियां बारीकता से जांच कर रही है कि आखिरकार जो शाहीन है वो 3 बार पाकिस्तान क्यों गई थी, किस लिए गई थी, क्या काम पड़ गया जो 3 बार चले गई। और मैं बता दूं, 2013 में उनको यहाँ से जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वहां से उन्होंने संदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जी ठीक है संदीप, धन्यवाद इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। खदान धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। खदान धंसने से मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा है। मृतकों की संख्या 5 पहुंच चुकी है। वहीं कुछ और मजदूरों के दबे होने की भी आशंका फिलहाल जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम निरंतर जारी है, ताकि खदान में धंसे हुए लोगों का रेस्क्यू सफलता से किया जाए। मृतकों की संख्या देखिए 5 पहुंच चुकी है। बड़ा हादसा हुआ है। मजदूरों की दबने की आशंका भी जताई जा रही है। इस वजह से निरंतर ही राहत और बचाव कार्य जारी है। तो से बड़ा हादसा।
और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, सोनभद्र में खदान धंसने से हादसा हुआ है, किस वक्त ये हादसा हुआ? जी, बता दें कि रविवार को जब मुख्यमंत्री यहाँ एक तरफ संबोधन कर रहे थे, दूसरी तरफ खदान में काम चल रहा था। जैसे ही इनका हेलीकॉप्टर उड़ा, उसके आसपास 2:30-3 के आसपास खदान पर ड्रिलिंग हो रही थी। उसमें खदान एक भटक गया, जिसमें नीचे मजदूर लगभग 15 की संख्या में थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें 5 मजदूरों की शव बरामद हो गई हैं और राहत बचाव कार्य जारी है, जिसमें पोस्टमार्टम हाउस में उनके परिजन और 500 शव को भिजवा दिया गया है और आगे भी सुरक्षा मानकों को देखते हुए बड़ी मशक्कत के साथ अपना खोजबीन जारी है। अभी भी और शव मिलने की आशंका है। जी, ठीक है, धन्यवाद अशोक इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल राहत और बचाव का कार्य जारी है। वहीं एसआईआर में ड्यूटी लगने पर परेशान बीएलओ ने की आत्महत्या। ट्रेन के आगे कूदकर बीएलओ ने की आत्महत्या। जयपुर के बिदायका थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मृतक मुकेश कुमार जांगीर था कालवाड़ के धर्मपुरा का निवासी। जोटवाड़ा विधानसभा के धर्मपुरा भाग संख्या 175 में बीएलओ पद पर था तैनात। वहीं सरकारी शिक्षक की जेब से मिला सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा था कि अधिकारी काम का दबाव बना रहे हैं, सस्पेंड करने की धमकी देते हैं अधिकारी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंपा है। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, देखिए, बीएलओ पद पर तैनात सुसाइड का मामला ये सामने आया है। जेब से एक पत्र भी लिखा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी हाँ, बिल्कुल। राजस्थान के अंदर इस समय के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन एफआईआर है वह चल रहा है। इसी को लेकर के बीएलओ हैं वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर फॉर्म बांटने का काम है वो कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। इसी के चलते कल जयपुर के अंदर एक घटना घटी जिसके अंदर मुकेश कुमार जांगीर ने ट्रेन से आगे कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पहले मुकेश कुमार ने एक पत्र लिखा, सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट के अंदर उसने अपने अधिकारियों पर, अपने कर्मचारियों पर दबाव बनाने की शिकायत है वो उसके अंदर लिखी और वो ट्रेन के आगे कूद गया। कूदने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, घर वाले मौके पर पहुंचे, उसकी तलाशी मिली मुकेश कुमार की, तो उसकी बैंक में से एक पत्र मिला जिसके अंदर सुसाइड नोट लिखा हुआ था। उसके अंदर यही लिखा हुआ था कि मेरे सहयोगी हैं, मेरे अधिकारी हैं, वो परेशान कर रहे हैं जिसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच है वो पुलिस कर रही है। जी, धन्यवाद अनूप इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विशेष गहन पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम 2026 प्रदेश भर में गणना प्रपत्र वितरण के साथ डिजिटाइजेशन में तेजी है। अब तक 1.32 करोड़ फॉर्म अपलोड हुए हैं। वहीं डिजिटाइजेशन में बाड़मेर 38% प्रपत्रों को अपलोड करवाकर प्रथम स्थान पर है। सवाई माधोपुर, धौलपुर एवं भरतपुर भी इस तालिका में ऊपर है। तीनों जिलों 30% से अधिक फॉर्म के डिजिटाइजेशन के साथ तालिका के ऊपर है। बात करें कोटा की तो 18% के साथ सबसे नीचे स्थान पर बना हुआ है। बूंदी, करौली, डूंगरपुर, झुंझुनू, जयपुर ऐसे जिले हैं जहां अभी डिजिटाइजेशन का कार्य 20% से कम है। बाड़मेर 45% से अधिक गणना प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन कर राज्य में सबसे आगे है। भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र 10% डिजिटाइजेशन के साथ सबसे नीचे स्थान पर है। सीईओ नवीन महाजन ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए निर्देश। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को डिजिटाइजेशन के कार्य को तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ को अतिरिक्त सहायता देने के लिए भी दिए गए हैं विशेष निर्देश। अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी? यहाँ देखिए, इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का काम है वो राजस्थान के अंदर इस समय जोर से चला है। ये लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाकर के फॉर्म दे रहे हैं और ये भी मतदाता है वो उन फॉर्म को भर करके वापस से ये लोग को सौंप रहे हैं। इसके जो इसी के साथ ही जो डिजिटाइजेशन का काम है उसके अंदर अब तेजी देखने को मिल रही है। अब तक कुल 1,32,00,000 फॉर्म है वो अपलोड हो चुके हैं। डिजिटाइजेशन की अगर बात
की जाए तो बाड़मेर जिला प्रथम स्थान के ऊपर अपना नाम दर्ज करवा चुका है। अभी तक बाड़मेर जिले की बात की जाए तो 38% के लगभग फॉर्म हैं वो वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके साथ सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर भी अंक तालिका के अंदर इस समय राजस्थान के अंदर ऊपर बने हुए हैं। इसी के साथ ही कोटा का स्थान है वो सबसे नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहाँ पर 18% का की डिजिटाइजेशन का काम है वो हुआ है। इसी के साथ ही बूंदी, करौली, डूंगरपुर, जयपुर ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभी तक मात्र 20% से कम डिजिटाइजेशन है वो हुआ है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राज्य के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि डिजिटाइजेशन का काम है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और काम के अंदर गति लाई जाए, समय से पहले यह काम पूरा हो। जी धन्यवाद अनूप, इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए।